अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर है चैप्टर पोस्चर का। फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने पोस्चर की बेसिक्स को पढ़ा और पोस्चर की टाइप्स को पढ़ा, जिसमें गुड एंड बैड पोस्चर और उनकी कॉजेस को। और जो लास्ट सेक्शन है उसके अंदर हम बेसिकली ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे कि अगर पोस्चर्स के इश्यूज हैं तो री एजुकेशन किस तरह से होती है, पोस्चर ट्रेनिंग किस तरह से होती है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ पोस्चर री एजुकेशन। कि अगर आपने एक पेशेंट आपके पास आया है जिसका पोस्चर बैड है, पुअर है, और आपने उसकी री एजुकेशन करनी है, तो री एजुकेशन किस तरह से करनी है उससे पहले ये पता होना चाहिए कि ये री एजुकेशन जिस जिस वे से हम करेंगे उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनकी बेसिस क्या है। मतलब हमें वाई क्लियर होगा कि क्यों हम ये सर्टन एक्सरसाइजेज या सर्टन पोजीशंस पेशेंट्स को करवा रहे हैं। उन प्रिंसिपल्स को समझना ज़रूरी है इससे पहले कि हम एग्जैक्ट जो ट्रीटमेंट है उसको डिस्कस करें। The measures which can be taken by the physiotherapist to combat poor posture and to train another and more efficient postural pattern depends largely on the cause. The success of any physical treatment invariably depend on her ability to gain the cooperation of the patient. अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपने बैड पोस्चर गुड पोस्चर का जो हमारा लेक्चर है उसको देखा है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि बैड पोस्चर के डिफरेंट कॉजेज हैं। इट कुड बी ड्यू टू बैड मेंटल एटीट्यूड, इट कुड बी ड्यू टू जर्नल debility or illness, it could be due to unhygienic conditions, it could be due to localized pain, it could be due to muscular weakness. There are number of causes जो कि हमने डिस्कस की। अगर आपने किसी के भी पोस्चर को ट्रीट करना है, बैड पोस्चर को एड्रेस करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने फाइंड आउट करनी है वो कॉज फाइंड आउट करनी है। अगर कॉज बैड मेंटल एटीट्यूड है तो आपको आपका सारा जो फोकस है वो मेंटल एटीट्यूड की तरफ होगा। अगर कॉज लोकलाइज्ड पेन है तो अगर आप पेन को रिलीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली पोस्चर ठीक हो जाएगा। अगर कॉज मस्कुलर वीकनेस है, मसल स्ट्रेंथन करेंगे तो पोस्चर ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में क्लियर रखनी कि कोई भी फिजिकल थेरेपी का ट्रीटमेंट हो, जब तक आपको कॉज नहीं पता तब तक आप डायरेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज कॉपरेशन ऑफ द पेशेंट। जिस पेशेंट का आप पोस्चर ठीक करना चाह रहे हैं, उसको एड्रेस करना चाह रहे हैं, क्या वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है या रही है या नहीं कर रहा। क्योंकि जब तक कोऑपरेट नहीं करेगा, जब तक वो खुद अपने पोस्चर को सीरियस नहीं लेगा, तब तक आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। कॉजेज एंड प्रिंसिपल्स के अंदर जो पहली कॉज हमने पढ़ी थी दैट वाज अनसेटिस्फैक्टरी मेंटल एटीट्यूड एंड पुअर हाइजीनिक कंडीशंस। Postures which are the result of an unsatisfactory mental attitude and poor hygienic conditions can only be remedied permanently by an alteration in the habitual mental attitude and by improvement of the hygienic conditions. These are measures with which the physiotherapist herself is not often able or competent to deal. अगर वो शख्स जो पेशेंट आपके पास आया है वो किसी चीज़ को लेकर परेशान है, मेंटल एटीट्यूड ख़राब है, या उसकी जो हाइजीनिक कंडीशंस हैं वो पुअर हैं, डाइट है, स्लीप है, और जिस एरिया में वो रहता है जिसकी वजह से पोस्चर बैड है, अगर आप उन कॉज को ठीक करेंगे तो ही आप उसका पोस्चर ठीक कर सकते हैं। और अगर हम मेंटल एटीट्यूड की बात करें, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो अगर उसको ट्रीट करना है तो वो डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट की डोमेन नहीं है। शी और ही शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट और अ काउंसलर, जो कि उसको उसके मेंटल एटीट्यूड को ठीक करने में काम करे। और अगर हाइजीनिक कंडीशंस पुअर हैं तो उसके अंदर पेशेंट का अपना रोल है कि वो अपनी डाइट को बेहतर करे, वो अपनी स्लीप को बेहतर करे, वो अपनी हाइजीनिक कंडीशन इन सबको बेहतर करे। फिजियोथेरेपिस्ट डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ एडवाइस दे सकता है। और अगर पेशेंट उसके साथ वो कोऑपरेट करे तो फिर ये वाली जो कॉज है ये रूल आउट हो सकती है। और अगर कॉज हमारे पास हमने रिमूव कर दी है तो पोस्चर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कॉज इज द पोस्चरल डिफेक्ट। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हमने पढ़ा था कि अगर एक पोस्चर बैड पोस्चर बहुत देर तक मेंटेन किया गया है और अगर उसकी कॉज भी रिमूव हो गई है और तब भी अब पोस्चर वैसे का वैसा ही है, दैट इज नोन एज पोस्चरल डिफेक्ट। The postural defect rarely lead to marked structural changes if they are prolonged. However, muscles and ligaments do adopt their length to the habitual position maintained by the joint. This may lead to some limitation of the normal joint range. This limitation, if present, make it impossible for the patient to assume a good position at some future date when the attitude and conditions have improved. अब अगर एक पोस्चर बैड पोस्चर बहुत लंबे अरसे तक आपने
पेशेंट ने आपके अडॉप्ट किया है, तो उसके जो मसल्स हैं, उसके जो लिगामेंट्स हैं, उसके जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं, वो अपने आप को उसी लेंथ के अंदर हैबिचुअली अडॉप्ट कर लेते हैं। और एक टाइम आएगा कि जब वो पेशेंट खुद से उसको एड्रेस करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा और उसको फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी, ताकि वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग को यूज करते हुए मसल्स और लिगामेंट्स को टारगेट करें, और जब उनको वापस अपनी नॉर्मल एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर लेकर आए, तो फिर जो आपका पोस्चर है पेशेंट का, उसको बेहतर किया जा सके। Relaxation, mobility exercises and a repeated presentation of a satisfactory postural pattern will prepare the way for the improvement. अगर आप postural defect के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो जो मेन प्रिंसिपल है उसमें आपने रिलैक्सेशन अचीव करनी है ताकि अननेसेसरी टेंशन डेवलप ना हो सके। मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करवानी है फिजियोथेरेपिस्ट ने, और बार बार एक गुड पोस्चर पैटर्न पेशेंट को दिखाना है, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल होगा। During the period of the instruction, a cheerful atmosphere, a spirit of enjoyment, and judicious praise may build up the desire of the patient to re-establish a more satisfactory postural pattern by voluntary effort. अब जब जब आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो एक तो एटमॉस्फेयर चेयरफुल होना चाहिए। पेशेंट को वो जो ट्रेनिंग है, उसको इंजॉयमेंट का जो उसके अंदर कंपोनेंट है, उसको आपने अलाइव रखना है, और पेशेंट को अप्रिशिएट करना है, उसको प्रेज करना है, ताकि वो कॉन्फिडेंट रहे कि उसने अपना पोस्चर बेहतर करना है। अगर जो आपका एनवायरनमेंट है वो डिस्करेजिंग है, बार बार आप पेशेंट को ताने दे रहे हैं या बुरा भला कह रहे हैं कि इतना बुरा पोस्चर क्यों है, आप एफर्ट नहीं करते और फलाना, ये चीज़ें आप अगर कहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो कम होगा, और अगर उसका कॉन्फिडेंस कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको कोऑपरेट नहीं करेगा आपके साथ, और फिर आपके लिए पुअर पोस्चर को एड्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। देन द नेक्स्ट कॉज वाज जनरल डेबिलिटी एंड फटीग। अगर जो कॉज है वो कोई इलनेस या फटीग है, तो आपने सबसे पहले उन सारी चीज़ों को ट्रीट करना है। The training in relaxation to avoid unnecessary tension and assistance in remembering the feeling of a satisfactory alignment of the body are helpful meanwhile। मतलब एक जगह अगर इलनेस कोई कॉज है और फटीग भी हो रही है, तो आपने रेस्ट पेशेंट को देना है और इलनेस को ट्रीट करना है। और जब ये चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, तो साथ साथ आपने पेशेंट को याद कराना है कि जब आपकी बॉडी सेटिस्फैक्ट्री अलाइनमेंट में आ जाएगी, तो उससे कितनी अच्छी फीलिंग बॉडी को आएगी, ताकि जो पेशेंट है वो फोकस रहे, और जब वो कॉज हमारी जनरल डेबिलिटी वाली और फटीग वाली ट्रीट हो जाए, तो हम उस पोस्चर को वापस मेंटेन कर सकें। लोकल कंडीशंस की अगर हम बात करें, अगर जो हमने पढ़ी थी, अगर लोकल कंडीशंस के अंदर पेन मेन कंडीशन है, तो पेन को आपने जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो अप्रोप्रिएट मीन से ट्रीट करेगा। उसके अंदर हम मोडेलिटीज यूज कर सकते हैं, जैसे टेंस है, हॉट पैक है, अल्ट्रासाउंड है, डायथर्मी है, या डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन है, या मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हम पेन को रिलीव करने के लिए यूज करते हैं। मस्कुलर वीकनेस क्योर्ड बाय स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ मसल पावर। अगर जो लोकल कंडीशंस है वो कॉज है, वो मसल वीकनेस है, जो लोकल कॉज है, तो आप मसल स्ट्रेंथनिंग करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आप करवाएंगे, तो मसल वीकनेस एड्रेस हो जाएगी, और जब मसल वीकनेस एड्रेस हो जाएगी, तो पोस्चर हम वापस मेंटेन कर सकते हैं। लोकलाइज टेंशन रिमूव्ड बाय द रिलैक्सेशन मेथड। अगर जो लोकल कॉज है वो लोकलाइज टेंशन है, तो उस टेंशन को आप एड्रेस करेंगे बाय डिफरेंट रिलैक्सेशन मेथड्स, और जब आप रिलैक्सेशन पेशेंट को अचीव करवाएंगे, और उस सर्टेन एरिया के ऊपर जो टेंशन बिल्ड हुई हुई है जिसकी वजह से पोस्चर डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको एड्रेस कर सकेंगे। ऑक्यूपेशन स्ट्रेन्स कैन समटाइम्स बी रिलीव्ड बाय द एनालिसिस ऑफ द मूवमेंट्स रिक्वायर्ड एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू पैटर्न विच इज मोर सेटिस्फैक्टरी मैकेनिकली। अगर जो लोकल कॉज है वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेन है, तो आपने सबसे पहले एनालाइज करना है कि कौन सी मूवमेंट्स हैं जो कि स्ट्रेस डाल रही हैं बॉडी के ऊपर, और उनको हम किस किस मूवमेंट के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या हम वर्क स्टेशन को चेंज कर सकते हैं, या कोई भी हम जो मैयर्स ले सकते हैं ताकि ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस या स्ट्रेन बॉडी के ऊपर ना पड़े, तो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। While these local methods of treatment are in progress, a good pattern of posture must be constantly presented to the patient so that it is remembered and will therefore be re-established when the local cause of alteration has been removed. अब इन सारी लोकल कंडीशंस के अंदर जैसे जैसे आप फोकस कर रहे हैं उन कॉज को एड्रेस करने के लिए, साथ साथ पैरेलल आपने पेशेंट को बार बार
जो सेटिस्फैक्ट्री पोस्चर है उसको प्रेजेंट करते रहना है, ताकि उसका अल्टीमेट गोल उसके सामने हो कि इन सब मैयर से गुजरने के बाद कौन सा पोस्चर पेशेंट ने अचीव करना है, ताकि वो कॉन्फिडेंट रहे और उसको अचीव करने के लिए एफर्ट करता रहे। अगर जो कॉज है दैट इज फॉल्टी आइडिया, अ फॉल्टी आइडिया ऑफ करेक्ट पोस्चर कैन बी क्योर्ड बाय इंड्यूसिंग द पेशेंट टू एक्सेप्ट अ न्यू एंड satisfactory पैटर्न एंड देन बाय टीचिंग हिम हाउ टू अज्यूम इट एंड मेक इट हैबिचुअल बाय रिपीटेड वॉलंटरी एफर्ट। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर पेशेंट को ये लगता है कि जो पोस्चर उसका अपना है वही गुड पोस्चर है और हालांकि वो बैड पोस्चर है, तो जब तक आप उसको बार बार गुड पोस्चर प्रेजेंट नहीं करेंगे उसके सामने और उसके पेशेंट के पोस्चर और उस गुड पोस्चर में डिफरेंस उसको नहीं समझाएंगे, तब तक आप उस पोस्चर को ट्रीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने बस पेशेंट को एक्सेप्ट करवाना है कि गुड पोस्चर होता क्या है और पेशेंट का पोस्चर बैड है। फिर आपने उस गुड पोस्चर को अज्यूम करवाने के बाद पेशेंट की वॉलेंटरी ट्रेनिंग करवानी है, ताकि वो उस पोस्चर को मेंटेन करे और आहिस्ता आहिस्ता वो पोस्चर हैबिचुअल हो जाए। अब अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें जो कि हमने अभी की है सारी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज टेक्निक ऑफ री एजुकेशन, कि जब आपने री एजुकेशन पोस्चर री एजुकेशन करवानी है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। द एटमोसफियर इन विच द इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू द पेशेंट इज ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन द पोस्चर री एजुकेशन। इसको हमने डिस्कस किया कि चेयरफुल एटमोसफियर होना चाहिए, पेशेंट कॉन्फिडेंट फील करे, पेशेंट डिप्रेसिंग फील ना करे उस एटमोसफियर के अंदर। The physiotherapist can do much to gain the cooperation by her manner and approach. फिजियोथेरेपिस्ट का जो मैनर और अप्रोच है वो बहुत मैटर करती है। फिजियोथेरेपिस्ट को रूड, हार्श इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर पेशेंट कोई भी एफर्ट करता है गुड पोस्चर मेंटेन करने के लिए, नो मैटर कि वो कितनी स्मॉल है, आपने उसको अप्रिशिएट करना है और उसको बताना है कि आप जितनी भी एफर्ट कर रहे हैं हम उसको एक्नॉलेज करते हैं और आपने फर्दर एफर्ट करनी है। और अगर आपको उनको कोई परेशानी हो रही है, कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो उसको समझना है। दूसरी चीज़ कि अगर आप ग्रुप क्लासेस ले रहे हैं बैड पोस्चर पे कि 4-5 पेशेंट्स एक साथ आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि ग्रुप इंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपने इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस भी देनी है, क्योंकि दो पेशेंट्स कभी भी एक जैसे नहीं होते, ना ही उनकी कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर एक जैसी हो सकती हैं। तो जब वो दो पेशेंट्स आपस में डिफरेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने इंस्ट्रक्शंस भी डिफरेंट देनी। The inclusion of group activities in any program of re-education is conducive to an atmosphere of enjoyment, and the patient is usually stimulated by working with other. Group instructions जैसे आपके लिए कहीं कहीं पे फायदेमंद भी साबित हो सकती हैं, जहाँ पे हमारे पास जो पेशेंट है वो दूसरे पेशेंट से कॉन्फिडेंस ले सकता है कि अगर वो पेशेंट परफॉर्म कर सकता है, वो पेशेंट एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो पेशेंट अपने पोस्चर को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए ग्रुप एक्टिविटीज भी रेकमेंडेड होती हैं। अगर हम टेक्निक ऑफ री एजुकेशन की बात करें तो जो मेन एरियाज हैं जिस पे आपने फोकस करना है उसमें रिलैक्सेशन है, मोबिलिटी है, मसल पावर है एंड प्रेजेंटेशन ऑफ गुड पोस्चर है। जो प्रेजेंटेशन ऑफ गुड पोस्चर है वो बेसिकली पैरेलल चलता है कि जैसे जैसे आप एक्सरसाइजेज या इन सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, आपने पेशेंट को कॉन्टिन्यूसली गुड पोस्चर प्रेजेंट करते रहना है। Relaxation, the ability to relax, is an important factor in re-education, as some degrees of useless and unnecessary tension is nearly always associated with a poor posture. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो अननेसेसरी टेंशन है, ये लोकलाइज टेंशन है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा मस्कुलर एफर्ट पेशेंट की लगती है, जिसकी वजह से पोस्चर बैड हो सकता है। तो जब आप री एजुकेट कर रहे हैं पेशेंट के बैड पोस्चर को और आप गुड पोस्चर की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो रिलैक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और जिसके अंदर जो वॉलेंटरी रिलैक्सेशन है वो आपने पेशेंट को सिखानी है, ताकि वो अपने मसल्स के अंदर जो टेंशन है उसको पहले फील करे, उसको सेंस करे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वॉलंटरली अपने मसल्स को रिलैक्स करे। और इसको ग्रेजुअल प्रोसेस के अंदर बिल्ड ये बेसिकली चीज़ की जाती है कि शुरू में इट्स टफ, लेकिन जैसे जैसे पेशेंट मसल्स टेंशन को रिकग्नाइज करता है तो इट गेट्स easier. Because of the excessive use of arms in front of the body and the necessity to lean forwards with many occupational demands, as in washing clothes or writing at desk, these tensions usually occur in muscles around the shoulder girdle and in the neck extensors.
अब अगर आप इस चीज़ को समझें कि ज़्यादातर जो हमारे पोस्चर है वो फ्लेक्स्ड पोस्चर ज़्यादा होता है हमारा, गर्दन आगे की तरफ झुकी होती है, आर्म्स हमारे ज़्यादातर आगे की तरफ होते हैं, तो उसकी वजह से वो मसल्स जो ये करवाने में पॉसिबल हैं, मतलब जो नेक को आगे लेकर जाते हैं, जो आर्म्स को आगे लेके जाते हैं, शोल्डर फ्लेक्शन में लेके जाते हैं, इन मसल्स के अंदर टेंशन डेवलप ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, और इन मसल्स की टेंशन आपने आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करनी होती है. Local and voluntary relaxation of these groups can be taught in lying and the erect positions, first by the contrast method and then later by learning to recognize a state of tension and then letting go. अब contrast method of relaxation basically क्या है कि आपने अगर एक मसल को रिलैक्स करना है तो पहले आपने उस मसल की जो एक्सेसिव टेंशन है उसको फील करना है. मतलब अगर हम सपोज बाइसेप की बात करें, एल्बो फ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप पहले पेशेंट की एल्बो फ्लेक्शन करवाएंगे अगेंस्ट द रेजिस्टेंस और बाइसेप के अंदर टेंशन को बिल्डअप करेंगे. और जब टेंशन एक्सेसिव बिल्डअप होगी देन यू विल इंस्ट्रक्ट द पेशेंट कि आप अपने मसल को रिलैक्स करें, अपने बाजू को न्यूट्रल पोजीशन में लेकर जाएं एंड लेट गो, आप उस टेंशन को जाने दें. तो दिस मेथड इज कंट्रास्ट मेथड. तो इसी तरह हम नेक के मसल्स पे भी अप्लाई करते हैं कि पहले आप उन नेक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे अगेंस्ट रेजिस्टेंस ताकि टेंशन राइज करे, और उसके बाद आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे टू लेट गो और वो अपने मसल को आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करे. किस पोजीशन के अंदर हम अचीव कर सकते हैं क्रूक लाइंग, जो कि ये फर्स्ट वाली जो इमेज है दैट इज क्रूक लाइंग, या सिंपल लाइंग में कर सकते हैं या प्रोन लाइंग में कर सकते हैं. और इसके अंदर हमने कंट्रास्ट मेथड और लेटिंग को वाले जो मेथड्स हैं उनको प्रैक्टिस करना है. उसके अलावा और ऑप्शन है फोरहेड सपोर्ट इन प्रोन लाइंग, जैसे कि ये पोजीशन है जिसके अंदर हेड रेजिंग एंड लोअरिंग विद रिलैक्सेशन. जब आप हेड को रेज करें तो टेंशन को फील करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको लोअर करें, लेट गो करें टेंशन को. सिटिंग के अंदर शोल्डर श्रगिंग एंड रिट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन. सिटिंग पोजीशन के अंदर आप अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ लेकर जाएं, दैट इज शोल्डर श्रगिंग, और उसके बाद आप उसे बैकवर्ड लेकर जाएं, दैट इज स्केपुलर रिट्रैक्शन. और इसके अंदर फिर आप उसके मसल्स को आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करें. फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन बाय लॉरा मिचेल कैन आल्सो बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल इंड्यूस्ड टेंशन. ये बेसिकली फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन एक अलग टॉपिक है जो कि हम रिलैक्सेशन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसमें एरिया बाय एरिया बॉडी के हर एरिया को प्रोग्रेसिवली रिलैक्स किया जाता है. रिलैक्सेशन के बाद जो सेकंड टेक्निक है दैट इज मोबिलिटी. द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल मोबिलिटी इज essential to enable a wide variety of postures to be assumed. Abnormal mobility, however, is a liability rather than an asset, and additional muscular effort is required to control it. अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो पेशेंट की मोबिलिटी डिक्रीज है जिसकी वजह से पोस्चर खराब है, या मोबिलिटी ज़्यादा है दैट इज़ हाइपर मोबिलिटी, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा इस वजह से है कि जब आपकी मोबिलिटी एक हद से ज़्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा मस्कुलर एफर्ट लगती है उसको कंट्रोल करने के अंदर, और कभी कभी ये कॉज हो सकती है इन द डेवलपमेंट ऑफ पुअर पोस्चर. और फिर आप फ्री एक्सरसाइजेज जैसे इन फिगर्स में है, नेक की साइड फ्लेक्शन है, ये शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, शोल्डर एबडक्शन है, और ये डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, रोटेशन मूवमेंट्स हैं, ये हम सारी एक्सरसाइजेस करवाते हैं एक रिदमिकल मैनर के अंदर ताकि जो मोबिलिटी है उसको मेंटेन किया जा सके. Emphasis is laid on full extension as this is the movement which is most liable to limitation except in cases of lumbar spine and the shoulder joints where flexion lateral rotation respectively are more likely to be limited. अब इसके अंदर जो हमारा फोकस है वो ज़्यादातर हमारी शोल्डर एक्सटेंशन, बॉडी की एक्सटेंशन मूवमेंट्स के ऊपर ज़्यादा होता है, एक्सेप्ट लंबर स्पाइन और शोल्डर जॉइंट्स जहाँ पे हमारे पास फ्लेक्शन और लेटरल रोटेशन ज़्यादा लिमिटेड होती है. तो अगर वहाँ पे फ्लेक्शन और लेटरल रोटेशन ज़्यादा लिमिटेड है तो उन एरियाज के ऊपर हम फ्लेक्शन और लेटरल रोटेशन परफॉर्म कराएंगे और बाकी एरियाज के ऊपर हम एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करवाएंगे. If joint stiffness has developed, specific mobility measures for the joint affected are used to make sure that loss of range in one joint is not masked by the compensatory increase इन द मोबिलिटी ऑफ द एडजेसेंट जॉइंट. के अगर आपने एक सर्टेन एरिया के अंदर सर्टेन जॉइंट के अंदर मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन को असेस किया है तो डिफरेंट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से आपने उस जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ाना है ताकि उस जॉइंट रिस्ट्रिक्शन की वजह से किसी और जॉइंट के अंदर कंपनसेटरी लिमिटेशन ना आ सके.
For example, stiff shoulders which will not permit full elevation of the arm are readily compensated by the hyperextension of the lumbar spine. जैसे कि अगर शोल्डर में स्टिफनेस है, मसल्स टाइट हैं और वो अपने आर्म को फुली एलिवेट नहीं कर पा रहा, तो पेशेंट क्या करता है, अपनी स्पाइन, अपनी बैक वाले एरिया से हाइपर एक्सटेंशन करके अपने बाजू को ऊपर लेके जाने की कोशिश करता है। और ये बेसिकली ट्रिक मूवमेंट्स हैं जो कि कंपनसेटरी मूवमेंट्स हैं, और इसकी वजह से भी पुअर पोस्चर डेवलप हो सकता है। एक्सरसाइज एंड एजिलिटीज विच इंक्रीज द रेस्पिरेटरी एक्सकर्जन आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड शुड ऑन नो अकाउंट बी omitted. Those which involve hanging position give good alignment of the body and are much enjoyed by the children. और हमने रेस्पिरेटरी मसल्स को भी देखना है कि ऐसे मसल्स ना हमारे पोस्चर में इन्वॉल्व हो रहे हो जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स हैं उनको लिमिट कर रहे हो, तो हमने उसके ऊपर भी फोकस रखना है ड्यूरिंग मोबिलिटी। और बच्चों के अंदर हैंगिंग पोजीशन बॉडी के अलाइनमेंट को ज़्यादा बेहतर फोकस करती है और बच्चे इस मूवमेंट को इंजॉय भी करते हैं। फर्स्ट टेक्निक वाज रिलैक्सेशन, देन वाज मोबिलिटी एंड थर्ड इज मसल पावर। अब इसको भी हमने डिस्कस किया है कि कुछ मसल्स हैं जैसे एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं, ये बेसिकली आपके गुड पोस्चर की डेवलपमेंट के अंदर बड़ा रोल प्ले करते हैं। और अगर ये मसल वीक हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ग्रुप ऑफ मसल वीक हो रहा है तो उसके ऑपोजिट ग्रुप ऑफ जो मसल है वो टाइटनेस की तरफ जाएगा और पोस्चर हमारा खराब हो सकता है। तो अगर मस्कुलर वीकनेस इज द कॉज ऑफ पुअर पोस्चर, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट एक्सरसाइज की मदद से मसल पावर बिल्ड करनी है। और जब सफिशिएंट मसल पावर आ जाएगी उस ग्रुप ऑफ मसल में दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड पोस्चर, तो आप पोस्चर को बेहतर कर सकते हैं। Exercises for the muscles which have been stretched is essential to ensure the relaxation of their antagonists and to restore muscular balance. For example, the work for the upper back extension and scapulary retractors is required during re-education of a stooping posture. अब दो चीजें आपने याद रखनी है, एक होती है मसल लेंथनिंग, मसल वीकनेस, और एक होती है मसल शॉर्टनिंग, मसल टाइटनेस। जब भी पोस्चर खराब होगा तो एक साइड के जो मसल्स हैं वो ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, और जो ऑपोजिट साइड के मसल्स हैं वो लेंथन हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। तो जो मसल्स टाइट हैं, शॉर्ट हैं, उनकी आपने करनी होती है स्ट्रेचिंग, और जोन से मसल वीक होके लेंथन हो चुके हैं उन मसल्स की आपने करनी होती है स्ट्रेंथनिंग। इसको याद रखिएगा, जो शॉर्ट और टाइट मसल्स हैं दे नीड स्ट्रेचिंग, और जो वीक और लेंथन मसल्स हैं दे नीड स्ट्रेंथनिंग। तो अगर हम, हमारे पास पेशेंट ऐसा आ गया, उसका स्टूप पोस्चर है, फ्लेक्स पोस्चर है, तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज करवानी है बैक एक्सटेंसर्स और स्कैपुलर रिट्रैक्टर्स की। क्योंकि जो हमारे पास स्कैपुला है वो प्रोट्रैक्शन में गया हुआ होगा, नेक आगे की तरफ गई हुई होगी, शोल्डर्स राउंडेड हो चुके होंगे, तो अगर आपने इसको वापस लेकर आना है तो इन मसल्स की जब आप एक्सरसाइज करवाएंगे, यहाँ पे क्योंकि देखें फ्लेक्शन मूवमेंट प्रीडोमिनेट करिए तो एक्सटेंशन मूवमेंट करवानी है, स्केपुलर प्रोट्रैक्शन में ज़्यादा जा रहा है तो हमने रिट्रैक्शन करानी है। तो जब हम इन मसल्स को टारगेट करेंगे तो हम पोस्चर को बेहतर कर सकते हैं। लास्ट टेक्निक इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द गुड पोस्चर। इसको भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि बार बार आपने पेशेंट को बताना है कि हमारा एंड गोल क्या है, ताकि पेशेंट थ्रू आउट द प्रोसेस कॉन्फिडेंट रहे और उसको अचीव करने में अपनी एफर्ट पुट करता जाए। बाकी ये लाइंस आप पढ़ सकते हैं, दीज आर टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ काइनेजियोलॉजी बाय डीना गार्डनर। और आप किस तरह से पोस्चर को प्रेजेंट करते हैं, यू कुड यूज मिरर, यू कुड यूज पोस्चर रिकॉर्डर और फोटोग्राफ्स, एंड यू कुड आल्सो यूज वीडियो टेप्स, ताकि आप पेशेंट को फीडबैक दे सकें कि दिस इज गुड पोस्चर एंड दिस इज यूर पोस्चर, और ये डिफरेंस है जिसको हमने अचीव करना है। पोस्चर ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो किस किस पोजीशन के अंदर हम ट्रेनिंग करवा सकते हैं, तो जो स्टार्ट है वो हम स्टैटिक पोस्चर से स्टार्ट देते हैं, जिसमें स्टैंडिंग और सिटिंग से हम स्टार्ट लेते हैं और फिर हम प्रोग्रेस करते हैं वॉकिंग या डायनेमिक पोस्चर्स की तरफ। और जब आप स्टैंडिंग सिटिंग में पेशेंट उस पोस्चर को मेंटेन करना सीख जाता है, स्टैटिक पोस्चर को कंट्रोल करना सीख जाता है, तो फिर हमने हमारे पास डायनेमिक पोस्चर की तरफ जो मूव करना है वो ज़्यादा इजी होता है। और इसी तरह हम, ये हमारा वे होता है पोस्चर ट्रेनिंग का। जैसे कि अब ये स्टैंडिंग के अंदर ये बैड पोस्चर है, दिस इज बैड पोस्चर एंड दिस इज गुड पोस्चर। तो सबसे पहले हम इसको, इस पोस्चर को पेशेंट को दिखाएंगे कि ये पोस्चर बैड है, और जो हमने पोस्चर अचीव करना है
ये पोस्चर उसको प्रेजेंट करेंगे और प्रोग्रेसिवली हम उसको स्टैटिक वे के अंदर, पहले स्टैटिक पोस्चर में हम उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे और उसके बाद हम उसको डायनेमिक साइड पर लेके जाएंगे। पोस्चर ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, द पोजीशन ऑफ द होल इज profoundly influenced by the position of head and pelvic tilt and by the state of comfort and the position of feet। अब ये चार एरियाज हैं पोस्चर ट्रेनिंग के अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ऑफ हेड, pelvic tilt, state of comfort and position of feet, ये बेस हैं। सबसे पहली चीज जो सब में है वो है कि कंफर्ट क्या है, हेड की पोजीशन, पेल्विस की पोजीशन और फीट की पोजीशन। कॉमन सेंस यूज करें, अगर यहाँ फीट की पोजीशन डिस्टर्ब है, ओवरऑल सारी पोजीशन डिस्टर्ब है। पेल्विस डिस्टर्ब है, उसका पूरी बॉडी पे इफेक्ट है। हेड की पोजीशन डिस्टर्ब है तो ऑब्वियसली पूरी बॉडी पर इफेक्ट है। पोस्चर ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास जो हम मेन फोकस करते हैं वो होल्ड रिलैक्स टेक्निक के ऊपर करते हैं कि वी recommend strong and prolonged holding against maximum resistance in satisfactory pattern of posture। Suppose this is the posture जो कि हम मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम इस पोस्चर के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट एक डायरेक्शन में रेजिस्टेंस लगाएगा और पेशेंट को कहेगा कि मैं जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ आपने मुझे उस डायरेक्शन में मूव नहीं करने देना और इसी पोजीशन के अंदर अपनी बॉडी को होल्ड करके रखना है, ताकि जब पेशेंट होल्ड करेगा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होगी तो वो पोस्चर मेंटेन करने में मरीज को हेल्प होगी, उसकी मसल की पावर बढ़ेगी, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। उसके बाद जब वो इस स्टैटिक पोस्चर्स को मेंटेन करने के काबिल हो जाएगा, देन देयर विल बी सक्सेशन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डायरेक्शंस टू अननोन टू द पेशेंट। कि आप पेशेंट को बताए बगैर आप किसी भी अननोन डायरेक्शन से रेजिस्टेंस लगाएंगे और पेशेंट को इंस्ट्रक्शन यही होगी कि मैं जिस मर्जी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस लगाऊं आपने अपनी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना है और मुझे उसको डिस्टर्ब नहीं करने देना। हेड की अगर हम बात करें तो हेड के अंदर जो मेन फोकस आपने रखना है दैट इज अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ द वर्टेक्स इन द इरेक्ट पोजीशन। दिस इज योर वर्टेक्स और आपने ट्रेनिंग करानी है कि इस वर्टेक्स की जो पोजीशन है, जो इसका थ्रस्ट है वो यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। वो हम किस किस पोजीशन में कर सकते हैं, वो हम हाफ लाइंग, सिटिंग एंड स्टैंडिंग के अंदर प्रैक्टिस करवा सकते हैं और क्रूक लाइन के अंदर भी हम करवा सकते हैं कि ये पोजीशन क्रूक लाएंगे और उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि अपने अपने हेड के जो वर्टेक्स है उसका थ्रस्ट आपने अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है। सिटिंग के अंदर भी हम करवा सकते हैं। सिटिंग के अंदर भी अगेन इंस्ट्रक्शन यही होगी कि आप इस तरह से बैठें कि आपका जो वर्टेक्स का थ्रस्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो। पेल्विक टिल्ट की अगर हम बात करें, so the voluntary control of pelvic tilt teaches the patient to recognize any deviation from the normal and to train him to be able to adjust and correct it at will। अब जो ये वाला एरिया है दैट इज योर पेल्विस, जो कि रोटेट होके आगे भी जा सकती है दैट इज एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, या रोटेट होके पीछे भी आ सकती है एंटीरियर पेल्विक पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। अगर हमने इसको ट्रेन करना है तो जो रिकमेंडेड पोजीशन है दैट इज क्रूक लाइन, जिसके अंदर पेल्विस इज फ्री टू मूव इन एन एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। दिस इज बेसिकली पेल्विस, दोनों जो हिप बोन्स को अगर हम मिला दें और इधर से ये सैक्रम, सो दैट इज होल स्ट्रक्चर इज पेल्विस, जो कि फेमरल हेड्स के ऊपर रोटेट कर सकती है, एंटीरियरली भी आ सकती है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट और पोस्टीरियरली भी जा सकती है दैट इज पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। अगर अब यहाँ पे देखें, दिस इज न्यूट्रल पेल्विस, दिस इज एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एंड दिस इज पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। दिस पोजीशन इज नॉन एज क्रूक लाइन। इसके अंदर हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देके पेल्विस को एंटीरियरली भी रोल करा सकते हैं और पोस्टीरियरली भी रोल करवा सकते हैं। रोटेशन पेशेंट को सिखा सकते हैं ताकि जब उसके पेल्विक डेविएशन हो जिसकी वजह से पोस्चर ख़राब हो तो वो उसे रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके अपने पेल्विस के मूवमेंट को एडजस्ट कर सके। इस तरह से क्या पेल्विस को इस तरह से भी रोटेट करना पेशेंट को सिखाएं और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी रोटेट करना सिखाएं इन द croup lying position। Once the ability to adjust the pelvic tilt has been learned, it can be performed in a variety of positions, which includes sitting and standing, and it can be controlled at the angle of tilt required। क्रूक लाइन के अंदर हम बेसिकली ग्लूटियल और एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, मरीज को इंस्ट्रक्शन देते हैं टू फ्लैटन द लोअर बैक टू द फ्लोर और उसके बाद रिलैक्स करना है और फिर अगेन बैक को होलो करना है। लो विंग सिटिंग में करवा सकते हैं
और उसके बाद लोविंग स्टैंडिंग के अंदर भी हम पेल्विक की टिल्टिंग करा सकते हैं। पहले आपने मास्टर कराना है क्रूक लाइन में, देन मूव टू लोविंग एंड देन मूव टू लोविंग सिटिंग एंड देन लोविंग standing. The movement may be felt and appreciated by placing the hands over the ASIS anterior superior iliac spine. दिस इज बेसिकली विंग स्टैंडिंग, जिसके अंदर आप ASIS के ऊपर हाथ रखेंगे अपने दोनों और पेल्विस को एंटीरियरली आगे की तरफ मूव करेंगे और पोस्टीरियरली मूव करेंगे। अगर आप हैंड्स को थोड़ा सा और नीचे ले जाएं तो दैट वुड बी कॉल्ड एज लोविंग स्टैंडिंग, और अगर यही पोजीशन आप सिटिंग में बनाएं तो दैट वुड बी कॉल्ड एज विंग सिटिंग। हेड की हमने बात की, हमने बात की पेल्विक की। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है दैट इज़ योर फीट। द पेनलेस मोबाइल एंड स्ट्रॉन्ग फीट फॉर्म अ स्टेबल बेस ऑन विच द वेट ऑफ द body is balanced and supported. The arches are braced and the weight of the body adjusted so that it falls through the summit of the arch and is distributed evenly to the areas of the feet which are designed for weight bearing. In walking, the weight is transferred progressively from one part of the weight bearing area टू द नेक्स्ट। अब ये जो हमारे पास फुट का स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज आर्च, और यहाँ पे जो लेटरल साइड ऑफ द फुट है इधर हमारी वेट बेरिंग होती है, मीडियल साइड पे वेट बेरिंग नहीं होती। नॉर्मल जो वे है हमारे पास, जो कि ये इधर यहाँ पे शो किया गया, दिस इज बेसिकली हाई आर्च, दिस इज बेसिकली फ्लैट फुट। तो जब आप के फुट जो है वो पेनलेस होगा, मोबाइल होगा और स्ट्रोंग होगा, बेस स्ट्रोंग होगी, आर्चेस प्रॉपरली ब्रेस्ड होंगी, वेट ऑफ द बॉडी प्रॉपरली एडजस्टेड होगा, तो ऑब्वियसली जो आपका वेट ट्रांसफ़र है ड्यूरिंग वॉकिंग गेट वो नॉर्मल वे में होगा और जो पोस्चर है वो भी बेहतर होगा। Bracing of the arches can be practiced with or without weight bearing, but in every case, the weight bearing areas must be in contact with the floor or other supporting surface. Otherwise, the sensory stimulation of pressure on the sole of the feet is lost and the surface are unlikely to remain on the same plane. जब भी आपने ब्रेसिंग ऑफ आर्चेस की प्रैक्टिस करानी है कि वो फुट को ग्राउंड के साथ कंप्लीटली कांटेक्ट करना है, जो कि वेट बेयरिंग एरियाज है, जो कि बेसिकली आपका हील है, लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट है, और उसके बाद आपकी ये फिंगर्स हैं, इनका कांटेक्ट होना ज़रूरी है। अदरवाइज आपके जो प्रेशर की सेंसरी स्टिमुलेशन है जो कि सोल्स ऑफ फीट से आ रही है वो लॉस हो जाएगी, और अगर वो लॉस हो गई तो फिर आपकी जो सर्फेसिस हैं वो सेम प्लेन में नहीं रहेंगी। ये हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि जो हमारे पास सेंसरी इनपुट आता है उनमें से एक इनपुट आपके सोल से भी आता है। एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें तो सिटिंग के अंदर लॉन्गिट्यूडनल आर्च की ब्रेसिंग एंड प्रेसिंग द टोज टू द फ्लोर, ऑल वेट बेयरिंग एरियाज मस्ट बी केप्ट इन कांटेक्ट विद द फ्लोर। मतलब अपने फुट को ज़मीन के साथ ज़ोर से प्रेस करना है, आपके जो आर्चेस हैं उसमें लॉन्गिट्यूडनल आर्च को आपने ब्रेस करना है, फुट के कंट्रोल को डेवलप करना है, सेंसरी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करना है। स्टैंडिंग द फीट टर्न फॉरवर्ड एंड स्लाइटली अपार्ट, हिप रोटेशन आउटवर्ड्स टू मेक द पटेला लुक लेटरली। स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आपने फुट की डायरेक्शन को बाहर लेकर जाना है यूजिंग द हिप रोटेशन, ताकि जो आपकी पटेला बोन है, नी कैप है, वो लेटरली फेस करे। कंप्लीट पिक्चर की अगर हम बात करें, जो क्रक्स है इस चैप्टर का, दैट द गुड पोस्चर मस्ट बी बिल्ट अप ग्रेजुअली एंड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम कंप्लीट रिलैक्सेशन। पहला स्टेप आपका होगा कंप्लीट रिलैक्सेशन, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप गुड पोस्चर को ग्रेजुअली बिल्ड करेंगे। अ स्टेट ऑफ बैलेंस टेंशन एंड द मच कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड एट फर्स्ट। टेंशन ना ही बिल्कुल लो होनी चाहिए और ना ही एक्सेसिव होनी चाहिए, एक बैलेंस स्टेट होना चाहिए, और पेशेंट की जो कंसंट्रेशन है वो रिक्वायर्ड। द एफर्ट एंड टेंशन आर प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड बाय द रेपिटेशन। जैसे जैसे आप उस पोस्चर को प्रैक्टिस करते हैं आपकी कम एफर्ट लगती है और आपकी बॉडी के अंदर unnecessary tension भी कम डेवलप होती है। Provided there is sufficient repetition and precision, the new and satisfactory pattern of posture becomes habitual. शुरू के अंदर उस पोस्चर को मेंटेन करने में आपकी एफर्ट लग सकती है, ज़्यादा एफर्ट लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करेंगे देयर इज़ रेपिटेशन, तो आपका वो पोस्चर एफर्ट लगने के साथ जो शिफ्ट होगा वो हैबिचुअल हो जाएगा, अब आपकी कम एफर्ट लगेगी। Therefore, no longer requires voluntary control as it is maintained by the conditional reflex which is a part of posture reflex, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि जब आप इसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सो इट विल बिकम अ रिफ्लेक्स, और रिफ्लेक्स ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। इट इज़ बेसिकली एन इफरेंट रिस्पॉन्स टू एन एफरेंट स्टिमुलस, तो उसके लिए आपको फिर ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ये कुछ पोस्चर की डेविएशंस हैं।
ये हमारे पास एक नॉर्मल पोस्चर है और ये पोस्चर हमारे पास कुछ पोस्चर की डेविएशन है। स्टैटिक पोस्चर है, अगर जब आपका गुड पोस्चर जो स्टैटिक है वो आपका डेवलप हो जाएगा, देन विल मूव टू द डायनामिक पोस्चर। और अगर आपका स्टैटिक पोस्चर बेहतर है तो ऑब्वियसली जो वॉकिंग है, जो और मूवमेंट्स हैं, उनके अंदर भी आपका पोस्चर बेहतर रहेगा। सो बेसिकली दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर ऑफ पोस्चर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों के कोई भी कमेंट्स हैं या सजेशंस हैं रिगार्डिंग द वीडियोस, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।